हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनका मैं अलग अलग आंसर देना बहुत ही मेरे लिए प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि मेरे पास एक और चैनल है तो मैं एक और चैनल को रन करता हूँ, तो सारे कमेंट्स का आंसर देना बहुत इम्पॉसिबल सा था। तो दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स को लेकर और एक अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरी दो बैच की लास्ट 2 बैच की कितनी अर्निंग हुई है, कितना कमाया है और कितना मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे लॉस हुआ है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत काम का है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कमेंट्स आते हैं उनमें मैंने कुछ मोस्ट कमेंट्स जो मुझे पसंद आए हैं वो मैंने नोट किए हैं, तो उन्हीं का मैं आंसर आपको देता हूँ आज। तो सबसे पहला कमेंट्स आता है कि सर, जो हमारा 2000 बच्चा डालने के लिए हमें कितना मतलब फार्म की आवश्यकता है, कितना बड़ा फार्म होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको 2000 चिक्स डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 2500 स्क्वायर, कम से कम 2500 स्क्वायर फीट का एक फार्म आपके पास होना चाहिए, जिसमें 100 फीट तो लंबाई और 25 फुट चौड़ाई होनी चाहिए। तो उसमें आप 2000 लगभग 2000 चिक्स डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला कमेंट्स था। और ये बहुत सारे कमेंट्स मतलब जो सेम कमेंट्स हैं, मैं उन सबको उठा के मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या आपने मुझसे पूछा है और क्या आपको इसका सही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये था। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर कि जो आपके फार्म है, जो मेरा ये वाला शेड है और जो साइड में जो शेड है उसकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब कि फार्म से फार्म की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो जितनी अधिक होगी उतनी अच्छा है, लेकिन मिनिमम भाई 15 फीट 20 फीट की आवश्यकता होती है। 15 से 20 फीट की अगर आप दूरी से फार्म की दूरी रखेंगे तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं, जो मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म की बीमारी है, दूसरा कि अगर एक फार्म से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है दूसरे फार्म में वो प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है, उस चीज़ को वो मतलब कवर हो जाता है अगर आपकी 15 से 20 फुट की दूरी है। तो फार्म से फार्म की दूरी 15 से 20 फुट की होनी चाहिए। और कमेंट्स के साथ साथ जब कमेंट्स मेरे पूरे हो जाएंगे, जितने आपके क्वेश्चन है सारे पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो लास्ट 2 बैच की जीसी है वो कितने की गई है। और जीसी शो करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको मैं जो बता दूं वो आप उस पर यकीन कर ले। मैं आपको जीसी दिखाऊंगा, उसमें कितना खर्चा आया मेरा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब ये जो कुछ लोगों का कमेंट्स था, सर जो पीछे पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन मेरी काम कर रही है, उसमें जो निपिल है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो एक निपिल की दूरी होनी चाहिए वो 1 फीट होनी चाहिए। निपिल से निपिल की दूरी 1 फीट। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फार्म में अगर आपका फार्म 200 फीट चौड़ा है या 200 फीट लंबा है, सॉरी, तो उसमें 1 फीट अगर आपकी एक लाइन में जा रहे हैं तो कितने निपिल लगेंगे, तो ये आपका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, और एक कमेंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आया है वो ये है कि सर आईवी कंपनी में वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, आईवी कंपनी में जो कंपनी का जो चिक्स है उसका वेरिएशन ज़्यादा होता है, सुगना का ऐसा नहीं होता। देखिए, वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन होने का मैं पहले आपको बताता हूँ वेरिएशन का मतलब क्या है। जो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा मतलब हो जाता है, एक बच्चा बड़ा है एक बच्चा छोटा है, तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। अब क्या होगा कि जो वेरिएशन है वो किन कारण से होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपका अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपके जो पानी के बर्तन हैं वो ठीक नहीं है, जो आपके जो फीडर है वो ठीक नहीं है, कम है फार्म में, तो वेरिएशन आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आपने जो ब्रूडिंग है वो सही से नहीं दी है, कुछ बच्चा ठंड के मारो बैठ गया, कुछ बच्चे ने खाना खाया, फीड खाया, कुछ ने नहीं खाया, तो कुछ कमज़ोर रह गया, तो इस तरह से वो वेरिएशन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है वेरिएशन में। लेकिन ऐसा नहीं कि आईबी का खास स्पेशल आईबी में बच्चे में वेरिएशन होता है, नहीं, सुगना में भी हो जाता है वेरिएशन। और आप लोकल बच्चा पालेंगे, लोकल यानी प्राइवेट तौर पर बच्चा पालेंगे तो उसमें भी वेरिएशन हो जाता है। तो ये आपका शायद आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि असर आईबी कंपनी में वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं है कि आईबी कंपनी ठीक है, सुगना भी बहुत बढ़िया है, आईबी अपनी जगह काम कर रही है, दोनों कंपनियां काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी कंपनी की बुराई नहीं करता। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बहुत सारी कंपनियां जो मतलब 4 आदमी खड़े हो, 4 आदमी मिलकर एक कंपनी बना दी, तो ऐसी कंपनी तो आपको समझ लो खा जाएंगी उसको। कंपनियां तो खैर देखो, किसी की कंपनी एक नहीं होती, कंपनी बनती है बहुत सारे लोगों से मिलके, फार्मर से, ठीक है, ऑनर से, और जो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं तब जाके एक कंपनी बनती है। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती है, छोटी का मतलब ये है कि वो आपको 5-6 रुपये किलो पर केजी का हिसाब देती हैं, तो वो कंपनियां आपका बिल्कुल खून पी जाती हैं, उनके फीड में भी इतनी जान नहीं होती। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी कंपनी से फार्म भी किए हैं, प्राइवेट भी किया है,
तो अगर आपका जरा सा भी थोड़ा सा भी फार्म 19-20 हो गया तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी आपको पैसा देने से बहुत हिचकिचाएंगी। अब ये सुगना की बात लीजिए, सुगना क्या करती है, अगर आपका सपोज करिए मेरा पूरा पीछे फार्म है, पूरा फार्म बर्बाद हो गया, ठीक है, अगर उसमें मेरी गलती नहीं है तभी मुझे मिनिमम एमएसपी मिलती है। एमएसपी मतलब 3 रुपये किलो की एमएसपी होती है, 3-3.5 रुपये की किलो की एमएसपी होगी, वो मुझे मिलेगा चाहे कंपनी का 1 रुपये का माल ना गया हो मेरे फार्म से, तभी मुझ पे एमएसपी मिलती है। तो यही होता है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का फ़ायदा। यही अगर मैं प्राइवेट कंपनी या मतलब किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाऊं जो मेरे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा, अगर सपोज कि कोई बीमारी आ गई जिसका मतलब ये है कि ना मेरे साथ कवर हुआ, मैंने अपना पूरा 100% दिया है, अगर वो बीमारी कवर नहीं हुई और सारा बच्चा मतलब अधिकतर मोर्टिलिटी हो गई, तो उसमें कोई एमएसपी नहीं मिलेगी और आपके घर से कॉस्ट चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत सारे क्वेश्चनों में था कि लोग कहते हैं यार जिसका बच्चा मरता है, सर अगर बच्चा मरता है कंपनी का तो किसका होता है किसका नहीं होता है, हर चीज़ पे डिपेंड होता है कि कब क्या किस सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से आपका पैसा कटेगा नहीं कटेगा, वो स्थिति के अनुसार आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आता है कि जो पाइपलाइन है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए यार, ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि आपको उसको परमानेंट एक ही ऊंचाई पे रखना है। आपके फार्म पे जो ये रस्सियाँ लटक रही हैं, आप देख सकते हैं इधर उधर रस्सी लटक रही हैं, तो ये क्या होगा कि आपकी जो हाइट है उसको एडजस्ट करेगी। ऐसा नहीं कि आप परमानेंट एक ही हाइट पे उसको लगा देंगे। ये पाइपलाइन आपकी क्या होता है, जो निपिल सिस्टम होता है वो 1 दिन से लेकर 45 डेज 40 डेज मतलब लास्ट डे तक आपका चलेगा। तो उसके हिसाब से उसकी हाइट एडजस्टमेंट होती रहती है। तो उसमें एडजस्ट करने वाले लगे होते हैं हमारे जो ये रस्से बंधी है उसमें एडजस्टर लगे रहते हैं, एक छोटे छोटे क्लिप होते हैं वो लगे रहते हैं, जिससे हम उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये आपको शायद आपका आंसर मिल गया होगा कि ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में आ जाता है यार निपिल की हाइट कितनी होगी, हाइट आप कितनी रख सकते हैं, नीचे बिल्कुल टच कर दिए, उसके बाद ऊपर जो एडजस्टर होते हैं उससे आप कितना भी ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया है और लास्ट मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक वही क्वेश्चन मेरे पे बार बार रिपीट होता है, सर जो ये ड्रिल है मतलब जिस मैंने पाइपलाइन में मैंने छेद किया था, ठीक है, उस बिट का साइज़ क्या है। चलिए मैं आपको आज दिखा देता हूँ उसका साइज़ क्या है, आप सभी को शो हो जाएगा, उसके हिसाब से आप बिट ले सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ऐसे तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ये है कि आपको अगर दिख जाए फोकस में लेके, फिर भी मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं ये इस बिट का साइज है, जिससे कि ये जितने भी चलिए मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा, इस बिट का फ़ोटो मैं डाल दूंगा कि इसमें कितना साइज़ है और ये किस साइज़ की बिट है। ये 450 रुपये के आसपास की बिट आई थी, जिससे मैंने पूरी पाइपलाइन में होल किए थे। अब क्या था कि मेरा होल करने का कारण ये था कि जहाँ पर मैंने ये पाइपलाइन फ़िट की अपने फार्म की, वहाँ से क्या था कि अगर मैं फ़िट करने वाले मंगाता तो क्या है कि वो 30 से 35 हज़ार रुपये मेरे को चार्ज लग रहा था। तो वही 30 से 35 हज़ार रुपये बचाने के लिए मैंने ये 450 रुपये बिट लेके सारी फिटिंग खुद से कर ली थी। तो इसका जो फोटो है मैं स्नैप है, मैं आपको स्क्रीन पर आप हो जाएगा, आप इससे ये बिट का साइज ले सकते हैं, आराम से हो जाएगा होल। और होल करना ही मैंने बताया, आप देख सकते हैं अगर आई बटन पे अगर आपको शो होगा कि कैसे होल करते हैं, आप सीख जाएंगे, बहुत आसानी से इसमें काम हो जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो मतलब कुछ रूल्स हैं कि किसका बच्चा मरता है, दाना किसका होता है, ठीक है, और लिफ्टिंग कैसे होती है। चलिए इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए सपोज कहिए मेरे पास 6000 की पोइट्री आई है। अब लगाइए कि इसमें जो दाना है वो सारा कंपनी देगी, ठीक है, दाना कंपनी का होता है, ठीक है, बच्चा कंपनी का होता है, हमारा क्या होता है, हमारा होता है मैनेजमेंट, ठीक है, हम उसको मैनेज करके देते हैं। एक तरह से फार्म पे अपना बस चिक्स क्या होता है, एक तरह से कंपनी आपका फार्म किराए पे ले लेती है और उस फार्म पे आपको वो बच्चा दे देती है और उसके बाद उसमें वो दाना पहुंचाती है। मेडिसिन होता है वो आपको देती है, पर मेडिसिन कॉस्ट वो आपके अकाउंट से काट लेती है, मतलब जितना भी आपका पेमेंट बनेगा उसमें से जो मेडिसिन कॉस्ट है वो माइनस कर देती है। और ये ज़रूरी भी है, मेडिसिन कॉस्ट, वैक्सीन, ये सब फार्मर को वो देती है। देखो कुछ के पास होता है कि हाँ वो अपना मेडिसिन लगा ले किसी ने ला के बाहर से, लेकिन कुछ के पास ऐसा होता है कि यार उसको बाहर से कुछ दवाई नहीं लगानी, तो कंपनी क्या है कि उसको मेडिसिन प्रोवाइड करा लेती है। देती तो सबको है, लेकिन कुछ मेडिसिन कंपलसरी होती हैं जो सिर्फ सुगना के पास ही होती हैं, वो आपको लेनी आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लीन टैप, वो सुगना आपको ज़रूर देती है, और एसिटिक एसिड, ये 2 ऐसी दवाई हैं जो कंपनी आपको कभी भी मतलब कैसा भी हो आपको वो लेनी है। और दूसरी बात है कि जो वैक्सीन है वो भी आपको लेनी है, क्योंकि वैक्सीन अगर आप नहीं लगाओगे, सपोज कीजिए कोई भी मोर्टेलिटी अगर होती है, कोई भी ट्रेजिडी अगर आपके फार्म पे हो गई,
तो क्या होगा कि कंपनी बोलेगी कि आपने हमारी जो वैक्सीन है वो नहीं लगाई थी, तो इससे ये नुकसान हुआ है, तो इसके जिम्मेदार आप हो, तो फिर आपको MSP वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये एक सच्चाई है कंपनी की। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राइवेट फार्मिंग और जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनमें बहुत अंतर है, कंपनियां खून पी जाती हैं और प्राइवेट फार्मिंग हमारी सक्सेस होती हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो फार्मर है, एक दो तरह के फार्मर हैं। एक तो वो जिन पे पैसा बहुत है, उन पे पैसा बहुत है, वे चाहे तो 10 लाख का दाना लगा लें या 15 लाख का दाना लगा लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे उनका महीने का 1 लाख बच जाए, 2 लाख बच जाए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या अगर उनकी 10 से 15 लाख का दाना लगाने के बाद उनकी ना भी बचत हो तो भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए 10 लाख से 15 लाख रुपये लगाना किसी फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर वो प्राइवेट फार्मिंग करता है। तो क्या होता है कि फार्मर लोग जाते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी में क्या होता है, इसको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना होता है। अगर उसके पास 5 से 10 हज़ार रुपये जेब में पड़े हैं तो भी वो अपना फार्म चला सकता है कंपनी से और बेनिफिट ले सकता है। सबूत मेरे पास है। ये मेरी 2 टाइम की GC है जो मैंने करीब 2 बैच, लास्ट के 2 बैच हैं। पूरी GC मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं दिखाएगा अपनी GC कि GC मैंने कितना कमाया है, क्या कमाया है, आपके सामने पूरा शो होगा। और आज मेरी पोइट्री को जो है वो है 14 दिन रनिंग है, ठीक है। 14 डेज़ की पोइट्री हो गई है और 15 से 20 दिन में ये पोइट्री निकल जाएगी। तो इतना ही बैच होता है, पता भी नहीं चलता कि यार कब महीना हुआ और कब बैच निकला, ठीक है। तो बहुत से लोगों को बहुत भी घबराहट होती है कि यार कि हम फार्म करें तो हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। देखिए, बेनिफिट होना वो सब आपके हाथ में है। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी व्यवस्था अगर आप अपने फार्म पे दोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ख़राब व्यवस्था, बैड मैनेजमेंट अगर आप दोगे अपने फार्म पे तो आप कितना भी किसी भी कंपनी के साथ कर लीजिए, आप प्राइवेट कर लीजिए, तो भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। यही कारण होता है कि फार्म बंद हो जाते हैं बहुत से लोगों को। जैसे कि आपका आस पड़ोस में फार्म खुलता है तो बहुत से लोग कहते हैं यार 5-6 फार्म तो हमारे गाँव में खुले और वो बंद हो गए। तो यही कारण है कि अच्छा मैनेजमेंट ना देना, ठीक है, उसी से फार्म आपका बंद होता है। आपने ऐसे फार्म भी देखे होंगे जो कई साल से रनिंग कर रहे हैं और अच्छी ग्रोथ भी ले रहे हैं। वो क्या है, वो मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको GC दिखाता हूँ। थोड़ा पास आ जाता हूँ और पास में मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो सबसे लास्ट वाली GC है वो कितने की है। तो आप देख सकते हैं, इसका स्नैप भी खींच सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सुगना कंपनी की GC है, ठीक है। इसका जो फ़ोटो है मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो ये जो मेरा बेनिफिट हुआ था ये हुआ था 1,11,000 के आसपास का, ठीक है। ओह सॉरी, ये तो दूसरी वाली है, इससे लास्ट, ये सबसे लास्ट वाली है, ये है लास्ट वाली जो सबसे अभी लास्ट वाला बैच निकला है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो अभी निकला है बैच, ये GC बनी है 1,12,000 आसपास की, ठीक है। 1,12,000 रुपये मैंने लास्ट वाले बैच में कमाए हैं। अब लगा लीजिए कि 1,12,000 के आसपास जो सबसे लास्ट वाला बैच है उसमें कमाए हैं, और जो उससे पहले वाला बैच था, ठीक है, उसमें मेरे आए थे करीब 81,000 रुपये, ठीक है। ये लास्ट 2 बैच का मेरा रिजल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 81,000 आए हैं उसमें मेरा क्या मतलब कम क्यों हो गया GC, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मेरी मोर्टेलिटी हो गई थी 15%। दोनों GC की फ़ोटो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। तो उसमें क्या था कि मेरी मोर्टेलिटी 15% हो गई थी, और 15% मोर्टेलिटी होने के बाद भी कंपनी ने मेरे को 81 से 82,000 रुपये पेमेंट किया था, ठीक है। और फिर भी मैंने उसमें जो टर्बो फीडर लिए थे, जो पीछे मेरे टर्बो फीडर लग रहे हैं, वो कंपनी ने मेरे को दिए थे, तो 7 से 8,000 रुपये उसमें कट गए थे। तो कुल मिला के ये सारा आपको औसत आता है कंपनी से काम करने में। अब जो लास्ट की जो मेरी 1,11,000 की GC है, तो उसमें क्या था कि उसमें जो मेडिसिन कॉस्ट मेरी वो भाग गई 19,900 रुपये के आसपास, यानी 20,000 रुपये की मैंने दवाई लगाई। आप देख सकते हो, मैं दवाई के लिए मैंने आपको दिखाया, मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन रखी हैं जो मैं कंपनी से ऑलरेडी पहले ही ले आया था, ठीक है। तो अगर मैं ये मेडिसिन नहीं लेता, बहुत मतलब मिनिमम मेडिसिन लेता, तो वही मेरा पेमेंट 1,25 के आसपास पहुँच चुका था। तो दोस्तों अब आपको डाउट ख़त्म हो गया होगा कि कैसे हम अपनी पोइट्री में हमारा जो फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है कि आपको भी फ़ायदा होगा। काम करना ना करना आपके हाथ में होता है। कैसे काम किया जाता है, मैनेजमेंट के साथ करना है तो आप काम कर सकते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी ही रखनी है कि हाँ काम चलाने वाली व्यवस्था रखनी है, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये एक वीडियो था छोटा सा, आपको अवेयर करने के लिए, आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए।
ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।